हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये किस प्रकार से ध्रुवित किए जा सकते हैं, और जब इसको ध्रुवित किया जाता है तो इसमें ध्रुवण क्या होता है, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आज इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल में। आज इस वीडियो के बाद आप परावैद्युत पदार्थ से कोई आपको डर नहीं लगेगा, बिल्कुल आप इसको फील करके समझ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना अच्छा टॉपिक आपको पढ़ाने में जा रहा हूं, आप वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस परावैद्युत पदार्थ तथा ध्रुवण पे रहेगा। मतलब ये जो हमारा मेन टॉपिक है वो परावैद्युत तथा ध्रुवण है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो परावैद्युत या डाइइलेक्ट्रिक्स जो होता है, ये डाइइलेक्ट्रिक या परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो जो ये आपके डाइइलेक्ट्रिक या जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। और इन अचालकों और कुचालकों में ऐसे कुचालक जिनको अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो वो क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए। ध्रुवित हो जाने का क्या मतलब बच्चों, कि अगर इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इसमें दो ध्रुव बन जाए, एक ध्रुव धन आवेश का और दूसरा ध्रुव किसका बन जाए, ऋण आवेश का। कहा जा रहा है बच्चों कि अगर मान लो कि कोई ये एक वैद्युत क्षेत्र ई है, ये एक कोई वैद्युत क्षेत्र हमारा ई है, और इसमें अगर कोई एक परावैद्युत पदार्थ को रखा जाए तो इसके जितने भी धन आवेश है, सपोज कीजिए कि आप जानते ही हैं कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं किधर से किधर जाती है। आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और किधर की तरफ जाती है, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं निकली हुई हैं, तो इधर की तरफ धन आवेश होगा और इधर की तरफ क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो ऐसे ये कुचालक जिसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अंदर जो भी आवेश है उसके जो ऋणावेश है वो इधर की तरफ अपना एक पोल बना लें और धनावेश इधर की तरफ एक अपना क्या बना ले, पोल बना ले। मतलब कि ऋण आवेश इधर की तरफ हो जाए और धन आवेश उधर की तरफ हो जाए। तो इस प्रकार के जो भी कुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। इसका मतलब आपने क्या इससे समझा बच्चों, ये परावैद्युत पदार्थ या डाइइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन क्या होगा कि वे कुचालक जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हो क्या कहलाते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर उदाहरण लें तो आप देख सकते हैं ये कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O मतलब कि वाटर। ये जो आपका शुद्ध वाटर होता है वो भी क्या होता है, कुचालक होता है। आप देखते हैं कि अरे पानी से तो आपको करंट मारता है, लेकिन आप वो जो करंट मारता है जिस वाटर की वजह से वो शुद्ध जल नहीं होता है। इस कारण उसमें डिफरेंट टाइप के आयंस हो जाने के कारण आपको वहां पे करंट लग जाती है। लेकिन अगर शुद्ध जल लिया जाए तो आपको कोई करंट नहीं लगेगी, क्योंकि वो क्या होता है, वो करंट जो भी वैद्युत धारा का वो क्या है, कुचालक है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के कुचालकों को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वो धन आवेश और ऋण आवेश उसके क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसे जो कुचालक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। सिंपल शब्दों में बच्चों ये समझिए ना कि ऐसे पदार्थ जिनको हम क्या कर सके, आवेशित कर सके, जिसपे आवेश लाया जा सके, ठीक है ना, या जिसको आवेशों को अलग अलग किया जा सके। आप जानते हैं पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई ग्लास का रॉड लेंगे और उसको किसी सिल्की मटेरियल से रब किया जा रहा था तो क्या हो रहा था, उस पे वो आवेशित हो जा रहा था। वो ग्लास का जो रॉड था, वो कांच का जो रॉड था वो आवेशित हो जा रहा था। प्लास्टिक रॉड को भी अगर किसी सिल्की मटेरियल से हम क्या कर रहे थे, घर्षित कर रहे थे, मतलब उसको हम घिस रहे थे, तो उस प्लास्टिक रॉड पर भी क्या आ जा रहा था, आवेश आ जा रहा था। तो ये कांच और प्लास्टिक है क्या, ये कुचालक है, फिर भी ये क्या हो जा रहा है, आवेशित हो जा रहा है। तो इस प्रकार के जो भी पदार्थ होंगे उसे हम क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ, अंग्रेजी में डाइइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। आप बस सिंपल शब्दों में कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए। मतलब उसके धन आवेश एक तरफ और दूसरे तरफ क्या हो जाए, ऋण आवेश हो जाए। तो इस प्रकार के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके
परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये परावैद्युत पदार्थ कितने तरह का होता है? तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पोलर, जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ, और दूसरा होता है अध्रुवी। ठीक है ना, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और दूसरा क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किसे हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और किसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, ये जितने भी ये पदार्थ लिए जा रहे हैं, जो जितने भी ये एग्जाम्पल लिए गए हैं, तो इसमें से बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो अगर वैद्युत क्षेत्र में न रखे गए हों, मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखने से पहले ही उसमें दो पोल होते हैं, एक धन आवेश का और एक क्या? ऋण आवेश का। तो वे पदार्थ जिनको मतलब वैद्युत क्षेत्र में रखने से पहले ही उसमें धन आवेश अलग हो और ऋण आवेश क्या हो? अलग हो, मतलब कि दो अलग अलग ध्रुव बना लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद, जिनको अगर वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया है, तो जहां पे धन आवेश है वहीं पर ऋण आवेश हो, जहां पे धन आवेश है उसी के ऊपर क्या हो? ऋण आवेश हो, तो ऐसे पदार्थ अध्रुवीय रहेंगे, मतलब उसके धन आवेश और ऋण आवेश अभी अलग नहीं है, लेकिन उसको वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उसके धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो जाते हैं? अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि अब बहुत सारे आपके आसपास कुचालक होंगे, ऐसे कुचालक जिनमें पहले से ही धन आवेश ऋण आवेश से क्या हो? अलग हो, वो क्या हो जाएगा? आपका ध्रुवीय परावैद्युत वो कहलाएगा। ठीक है ना, और जो जिनके धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो? संपाती हो, एक जिसके धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? मतलब एकदम संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपने देखा कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। इसका उदाहरण देखा। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत, दूसरा क्या होता है? अध्रुवीय परावैद्युत। आप इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे पर संपाती नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि इस प्रकार के पदार्थ में धन आवेश अलग, ऋण आवेश क्या होता है? अलग होता है, मतलब कि ये दोनों अलग अलग अपना केंद्र एक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पहले से ये ध्रुवित है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पे ध्रुवित नहीं हो रहा है, ये पहले से ही ध्रुवित है। जैसे अभी मान लीजिए उसमें H2O या HCl ले लिया जाए, आपको अगर समझाने के लिए कहा जाए तो ये समझ कीजिए HCl। HCl क्या होता है? आप जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इसको देखा जाए, अगर इसको किसी वाटर में इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो धन आवेश इसके क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और Cl इसका क्या हो जाता है? माइनस आवेश अलग हो जाता है। तो ये ऑलरेडी ही इसमें H अलग Cl अलग, दोनों को जोड़ने पे HCl बना हुआ है, तो धन आवेश अलग, ऋण आवेश अलग। तो अब HCl जो आपका कोई भी HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल तो ना होता है, उसमें अनंत मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब अगर कोई आप 100 ग्राम 50 ग्राम आपको कहा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल से वो थोड़ा ना बना होगा, वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से बना होगा। तो इस यहाँ पे तो हम एक ही मॉलिक्यूल दिखाए हैं, अब उसमें अनंत मॉलिक्यूल है, तो सारे मॉलिक्यूलों का जो H आयन है वो यहाँ पे हो, जो पूरे सारे मॉलिक्यूल का धन आयन यहीं पे आके क्या हो रहा हो, सारे धन आयनों का जो द्रव्यमान केंद्र हो ये यहाँ पे हो, और सारे ऋण आयनों का जो द्रव्यमान केंद्र हो वो क्या हो जाए? यहाँ हो जाए। तो यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय परावैद्युत कहेंगे। ठीक है, और ये अध्रुवीय क्या होता है? इसमें धनावेश तथा ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे पर संपाती होते हैं। ये देखिए जहां पे धन आवेश है ना, उसी के ऊपर क्या है? ऋण आवेश अगर रहे, मतलब ये अलग अलग ना हो, इसके जैसे अलग अलग ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये जितनी भी गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसमें देखिए H जहां पे है एक प्लस H होगा, दूसरा प्लस H वहीं पे होगा। ठीक है, और उसी के अगर जो इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी के ऊपर क्या होगा? संपाती होगा। ठीक है, वो अलग नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? अध्रुवीय परावैद्युत का। और यहाँ पे जो HCl हो गया,
आपका H2O हो गया, और इसी तरह से NaCl हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? आपके ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के। तो क्या है ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ? अब ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिसको अभी हम रखे नहीं है वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखने से पहले ही उसके धन आवेश और ऋण आवेश क्या हो? अलग हो। मतलब धन आवेशों का द्रव्यमान केंद्र अलग हो और ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र क्या हो? अलग हो। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और ऐसे परावैद्युत जिसमें धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र तथा ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र एक ही पर क्या हो? संपाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। कब? जब तक कि उस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र न लगाया गया हो, जब तक कि उसको किसी भी वैद्युत क्षेत्र में ना रखा गया हो। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, अध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो बच्चों इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी दे रहा है, इसके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। इसके जितने भी अणु हैं, मान लीजिए कि यह एक एग्जाम्पल है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का। देखिए इसमें धन आवेश सारे ये एक एक अणु दिखाए गए हैं। ये क्या दिखाया गया? अणु दिखाया गया। इसके धन आवेश और ऋण आवेश क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। तो आपसे कहा जा रहा है इसके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो सबसे पहले ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो आपको ये बताया गया था बच्चों कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जब वैद्युत द्विध्रुव बढ़ाया गया था तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? कि ऐसा एक निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हों। ये एक प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज था, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 2L था, तो इसको क्या कहा जा रहा था? इसको वैद्युत द्विध्रुव कहा जा रहा था। तो इसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया गया था? इसको P से रिप्रेजेंट किया गया था और कहा गया था कि इसमें एक चार्ज का परिमाण, मतलब कि ये धन आवेश को ले लिया गया था और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी 2L से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। मतलब इन दोनों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये कह रहा है इसके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। तो आप देखिए यहां पे एक धन आवेश है, यहां पर एक ऋण आवेश है। सब एक किस तरह से, ये सारे अणु किसके तरह से काम कर रहे हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव के तरह से काम कर रहे हैं। और दोनों के बीच का कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस भी 2L है। यहां पे मान लीजिए कि दोनों इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। धन आवेश और ऋण आवेश के बीच का डिस्टेंस D है। तो हर एक अणु के पास अपना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा और वो कितना होगा? Q इंटू D के बराबर होगा। हर एक मॉलिक्यूल के पास, हर एक अणु के पास क्या होता है? अपना खुद का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और आपको बताया गया था कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, किस प्रकार की भौतिक राशि होती है? ये एक सदिश भौतिक राशि होती है। ठीक है ना, ये सदिश होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव आवेश से धन आवेश की तरफ होता है, ऋणायन से धनायन की तरफ होता है। ये बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का, ये ऋणायन है तो इसकी दिशा इधर की तरफ होगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। इसमें ऋणायन इधर की तरफ, धनायन इधर की तरफ है, इसकी दिशा इधर की तरफ होगी। इसमें ऊपर की तरफ ऋणायन है, नीचे की तरफ धनायन है तो इसकी दिशा, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक तरफ नहीं है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो आप यहां पे देख सकते हैं इसके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। मतलब कि इसका कुछ ना कुछ, इसके हर एक अणु का कुछ ना कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको मिलेगा। अब इसमें देखेंगे इसके अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब देखिए ये जहां पर, ये देखिए ये अलग अलग नहीं है, बस अलग दिखाया गया है। इसके कहने का मतलब कि ये जो ऋण आवेश है ना, बिल्कुल इस धन आवेश पर क्या है? संपाती है, बिल्कुल इसी पर क्या है? रखा गया है। केवल ये दिखाने के लिए, मतलब आप समझ जाए किसी गोले के अंदर ये धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। मतलब कि जहां पर ये धन आवेश है उसी के ऊपर ये क्या है? ऋण आवेश भी है, उसी के ऊपर ऋण आवेश है। तो आप बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। जब डिस्टेंस ही 0 हो गया तो P बराबर क्या हो जाएगा? ये Q इंटू डिस्टेंस 0, यानी कि अगर ये 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा। तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होता है? शून्य होता है। इसका जो P होता है, इसके सारे अणुओं का जो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में क्या आपको बताया गया, इसका कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये एक एक
अणुओं का अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा जाए तो इसके पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे अणु एक जैसे ओरिएंटेशन में नहीं है। अगर इसमें मान लीजिए कोई अणु ऐसा है, हर एक ऐसे अणु के लिए मान लीजिए कि एक का धन आवेश इधर है, एक ऋण आवेश, तो इसका वैद्युत डायपोल जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इधर की तरफ होगा, और दूसरा एक अणु जरूर ऐसा मिलेगा जिसका ऋण आवेश यहाँ पे होगा और धन आवेश इधर की तरफ होगा। तो आप इसके लिए देखेंगे तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, तो इसका P इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है, और यहाँ पे देखिए ये P इसका इधर की तरफ है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, P इधर की तरफ हो जाएगा, तो ये वाला P तो इससे कट जाएगा। ऐसे ही हर एक अणु का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा किसी दूसरे अणु के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए किसी एक पूरे परावैद्युत पदार्थ को ले लिया जाए, मतलब इसका कोई एक खास हिस्सा ले लिया जाए, कोई इसका वॉल्यूम ले लिया जाए, या पूरा एक कोई परावैद्युत पदार्थ ले लिया जाए, तो उसका जो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, अगर सबको जोड़ने पर जो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर एक का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हर एक मॉलिक्यूल का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसका भी कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। इसका भी कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अब बच्चों ऑलरेडी सबका इसमें P क्या है, जीरो है, सबका P क्या है, जीरो है, सबका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जीरो है। तो अगर सारे जीरो को अगर हम जोड़ें, सारे अगर शून्य को हम जोड़े, तो जोड़ने के बाद कुल जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो क्या आएगा, शून्य ही तो आएगा। तो दोनों केसेस में अगर संपूर्ण वैद्युत द्विध्रुव निकालने की बात की जाए या कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने की बात की जाए, तो वो कुल जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत हो या अध्रुवीय परावैद्युत है, दोनों केसेस में जो कुल आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। इसको देखने से पहले थोड़ा सा पहले हम इसको मिटा लेते हैं, और जो कि यहीं पे समझाया जाएगा। वाय वैद्युत क्षेत्र में इसे रखने पर अणुओं में बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों, कि अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखे, तो इसके जो अणु है ना, इसके अंदर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। आपको पता है बच्चों कि अगर कोई एक समान अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर अगर कोई थीटा डिग्री पर अगर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव हम रख रहे थे, इस एंगल थीटा था, तो इस पे एक बल आघूर्ण कार्य करता था जिसकी वैल्यू पीई साइन थीटा होती थी। आपको ये बताया गया ये डेरिवेशन कि अगर थीटा एंगल पे कोई अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो इस पे एक टार्क, एक बल आघूर्ण इस पे क्या करता है, कार्य करता है। वैसे ही बच्चों अगर ये सपोज कीजिए कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इसको यहां पे ले जाके इसमें रखें, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे, माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे, कोई थीटा 1 डिग्री पे, कोई वैसे ही मान लीजिए कुछ और इसके साथ ऐसे कोई माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पे हो, या ऐसे मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू है, इस तरह से यहाँ पे हो। तो अलग अलग एंगल्स पे ये सारे मॉलिक्यूल इस वैद्युत क्षेत्र से आपको दिखते हुए मिलेंगे, यानी कि इसके अलग अलग मॉलिक्यूल्स पे अलग अलग बल आघूर्ण लगेगा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखा जाए, इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को, तो इसके ऊपर क्या लगता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है, मतलब कि इन सारे इसके अणुओं पर बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है। इसके विपरीत अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में क्या कह रहा है बच्चों, कि वाय वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके अणुओं में कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। अगर यहां पे देखें तो अगर कोई ये हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ लिए हैं, तो अगर इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो क्या उस पे कोई बल आघूर्ण उत्पन्न होगा कि नहीं, कैसे हम पता कर सकते हैं। यहाँ बल आघूर्ण इक्वल टू क्या है बच्चों, बल आघूर्ण इक्वल टू पीई साइन थीटा है। और आप देख रहे हैं कि इसी केस में बताया कि हर एक जो अणु है उसका जो P है वो जीरो है, इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, जीरो है। इसलिए यहाँ पे टार्क जब P ही जीरो है तो यहाँ पे टार्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू ई साइन थीटा अगर हम लिखेंगे, सबका P ही जीरो है तो सबका जो बल आघूर्ण भी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसके अणुओं का कुछ ना कुछ बल आघूर्ण क्या होता है, इसके अणुओं पर कुछ ना कुछ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में उसके अणुओं पे
किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उस पे कोई भी बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अब ये बल आघूर्ण उत्पन्न होता है तो क्या करता है बच्चों, अगर ये बल आघूर्ण हमेशा किसी भी, मान लो कि अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड है तो ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो ये आप देखिए, ये कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि अगर कोई ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है तो इधर कौन सा चार्ज होता है, जिधर से ये स्टार्ट होता है, वैद्युत बल रेखा है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो इधर पॉजिटिव, और ये वैद्युत बल रेखा है तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कोई वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा इस इधर की तरफ, और इसको ये इधर की तरफ, यानी कि ये बिल्कुल इसको क्या कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे स्ट्रेट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो हमारा कोई परावैद्युत, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, अगर इसको अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम रखें तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ हो जाएगा, इन नेगेटिव आवेशों की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो ऋण आवेश होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, ये पॉजिटिव इधर की तरफ, मतलब सारे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसके डायरेक्शन में, और सारे जो ऋण आवेश होंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप ही क्या होने लगेंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। यानी कि ये जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल बन रहा है, जो भी वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, वो किसके डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, किसके डायरेक्शन, किसके दिशा में, वो किसके दिशा के संपाती हो जाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा के क्या हो जाना चाहेगा, संपाती हो जाना चाहेगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं। तो ये जो पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स के भी, जो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के जो आपके ऋण आवेश है वो इधर की तरफ, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है, और धन आवेश जिधर इसका डायरेक्शन है वैद्युत क्षेत्र का, जो ये हेड लगा हुआ है, उधर की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में अगर इसको रखा जाए तो सारे धन आवेश एक तरफ और सारे ऋण आवेश एक तरफ होने लगते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि ये सारे, इस पांचवी प्रॉपर्टी में यही बताने की कोशिश की जा रही है आपसे कि ये सारे धन आवेश एक तरफ हो जाएंगे वैद्युत क्षेत्र में और सारे ऋण आवेश एक तरफ हो जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये यहां पे अलग अलग अणुओं का अलग अलग अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और कुल जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो शून्य था। यानी कि इस पे अगर कुल ध्रुवण की बात की जाए तो वो क्या थी, उस समय शून्य थी, लेकिन इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो सारे ऋण आवेश एक तरफ शिफ्ट होने लगे, सारे धन आवेश एक तरफ शिफ्ट होने लगे। यानी कि ये सारे ऋण आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा, और सारे ऋण आवेश का, सारे धन आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा जो इधर ये अलग अलग डायरेक्शन में, ये जब वैद्युत क्षेत्र में लगाया गया तो ये अलग अलग डायरेक्शन में एक ध्रुवित है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगा देने पर एक फिक्स डायरेक्शन में ध्रुवित हो जाता है। और हम इसीलिए कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसको अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम रखें और वो क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए, तो उसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और ये ध्रुवित होने की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो अभी मैं आपको टॉपिक वहां लिखा था परावैद्युत तथा ध्रुवण, तो हम धीरे धीरे इन्हीं प्रॉपर्टीज से हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्रुवण की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में रख देने से परावैद्युत पदार्थों को पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि दो पोल बन जाते हैं, मतलब कि उनका क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, और ये जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि जो ऑलरेडी जिनके मॉलिक्यूल ध्रुवित थे, जिनके धन आवेश ऋण आवेश अलग अलग थे, वो किस प्रकार से ध्रुवित हुए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो अध्रुवी परावैद्युत है इसका ध्रुवण किस प्रकार से होता है, इसका ध्रुवण किस प्रकार से होता है, इसको हम थोड़ा देख लें। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसमें देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है, अगर इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, इसे किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए जो E0 है, सपोज कीजिए यहां पे, इसमें कुछ इसके हम अणु ले रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज की लगाया नहीं गया है, लेकिन जब इस पे अप्लाई किया जाएगा ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे वैद्युत क्षेत्र
जब इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा तो क्या होगा, जब इसे वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा तो क्या होगा। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र, अभी बार बार आपको समझाया जा रहा है कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से इधर डायरेक्शन देने का मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये धनायन होगा, ये क्या होगा ऋणायन होगा। तो अब बताइए कि जितने भी ऋण आयन होंगे उनको ये पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ क्या करना चाहेगा, खींचना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने ओर इस पे फोर्स लगाएगा, और जितने भी धन आयन है उन पे ऋण आयन पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और धन आयन पर इधर की तरफ, इसके ऋण आयन पर इधर की तरफ, इसके धन आयन पर इधर की तरफ, इसके ऋण आयन पर इधर की तरफ, इसके धन आयन पर इधर की तरफ, इसके ऋण आयन पर इधर की तरफ और इसके धन आयन पर इधर की तरफ फोर्स लगने लगेगा। तो जो पहले सिचुएशन था जब इसको रखा नहीं गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ये फ्री था, उस केस में ये एक दूसरे पर संपाती थे, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दिया गया है तो धन आवेश किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऋण आवेश की तरफ। देखिए ये जो ऋण आवेश है इन धन आवेशों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये धन आवेश किधर की तरफ हो जाएंगे, ऋण आवेश की तरफ, और ऋण आवेश किधर की तरफ हो जाएंगे, धन आवेश की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि पहले यहां पे धन आवेश ऋण आवेश पे क्या था, संपाती था, लेकिन इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिए तो धन आवेश अलग और ऋण आवेश क्या हो गया अलग। धन आवेश किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ऋण आवेश किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ आपका ये वैद्युत क्षेत्र का जो टेल है, पूंछ है, उधर की तरफ ऋण आवेश हो जाता है। वैसे यहां पर भी आपने देखा बच्चों कि ये अलग अलग धन आवेश इधर है, यहां पे इसमें इधर ऋण आवेश है, यहां पर धन आवेश है, इधर ऋण आवेश है, मतलब इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, लेकिन इसमें रख देने पर इसका धन आवेश इधर की तरफ, इधर इसका ऋण आवेश इधर की तरफ, मतलब कि दोनों प्रकार के, चाहे वो ध्रुवी परावैद्युत हो या अध्रुवी परावैद्युत है, दोनों प्रकार के अगर पदार्थ हो और उनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इन दोनों का आप ध्यान से देखिए एक खास पैटर्न मिल रहा है, एक खास तरह का ओरिएंटेशन यहां पे मिल रहा है, जिसमें धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जा रहे हैं और ऋण आवेश क्या हो जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब एक ही है बच्चों, थोड़ा यहां ध्यान से ये समझना पड़ेगा हमें कि ये क्या बताना चाहता है आपसे और किस प्रकार से संधारित्र में इसका हम उपयोग करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ है ई नॉट, और जब इसके अंदर या तो हम ध्रुवी परावैद्युत रखते हैं या आपका अध्रुवी परावैद्युत रखते हैं, तो दोनों केसेस में आप देखिए ये जो ऋण आवेश है वो इधर की तरफ और धन आवेश इधर की तरफ। इसका अब मैं असली मतलब बताने जा रहा हूं, इसको समझिएगा ध्यान से आप। ये जो ऋण आवेश है वो इधर की तरफ, ये जो धन आवेश है इधर की तरफ, ये जो ऋण आवेश है वो इधर की तरफ, ये जो धन आवेश है इधर की तरफ, ये जो ऋण आवेश है इधर की तरफ, ये जो धन आवेश है वो इधर की तरफ। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे इधर की तरफ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा सा, इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, इधर की तरफ है, लेकिन इस जो परावैद्युत पदार्थ लिया जा रहा है उसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है। अभी आपको बताया गया कि जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश की तरफ क्या होती है, ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती है। ये धन आवेश से ऋण आवेश, मतलब कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। आप लोग समझ रहे हैं। अब ये भी धन आवेश और ऋण आवेश बन जा रहा है, तो ये इसका एक इस अणु की वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। वो सपोज कीजिए कि बहुत शॉर्ट है, ई डैश E1 मान लीजिए, यहां पर भी एक वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ E2 होगा, यहां पर भी एक वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ E3 होगा। ऐसे ही इसमें जितने भी अणु हैं उसकी वजह से अनंत अगर अणु हैं, इनफाइनाइट अणु हैं, तो अनंत अणुओं की वजह से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ क्या होने लगेगा, प्रोड्यूस होने लगेगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। अब ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर इसके अंदर एक न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। सारे का वेक्टर सम हम लिखे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इसका जो पूरा अगर कितना इसकी वैल्यू होगी तो जितने भी इसके अणु के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है E1 प्लस E2 प्लस E3 सबका डायरेक्शन एक ही जैसा है। अगर नहीं भी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्या कर दे, हम जोड़ दे, डॉट 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 क्या हो जाएगा, En। तो इन सारे वैद्युत क्षेत्रों के वजह से, इन छोटे छोटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की वजह से एक नया वैद्युत क्षेत्र इसके अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इसका
प्रेरण वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। प्रेरण की वजह से क्या हो जाएगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इसको किसी भी, अगर आप जो परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं, कोई भी परावैद्युत पदार्थ ले रहे हैं और उसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो उसके अंदर भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। बच्चों, ये जो 20, 25, 30 मिनट मैंने दिया आपको इसको समझाने के लिए, आपको लगा होगा कि बहुत आसानी से 2, 4, 5 मिनट में समझ जाते, लेकिन 2, 4, 5 मिनट समझेंगे तो रियल में इसकी डीपली मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको अभी तक समझाया। ठीक है, आप बस यही समझेंगे कि एक कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो अगर ये यहाँ धन आवेश से ये स्टार्ट हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पे समाप्त हो रहा है, तो ये इसके अंदर भी ये सारे ऋण आवेश यहाँ पे हो जाते हैं इस धन आवेश की वजह से, इस तरह से, और यहाँ पे धन आवेश हो जाते हैं। इसके अंदर एक इससे थोड़ा सा कम, ये ई नॉट है तो इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे एक ई इंड्यूस्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अलग से प्रेरण की वजह से एक इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, और ये हमेशा इससे ज्यादा होता है और ये अपने आप उत्पन्न हो जा रहा है। आप ऐसे ही समझेंगे, तो इस तरह से समझाने से कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे मॉलिक्यूल अपना अपना इधर की तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, और इन सारे वैद्युत क्षेत्रों का ये क्या होता है, सम होता है। एक्चुअली ये सब ऋण आवेश इधर नहीं आ जाते हैं। जब सारे ये ऋण आवेश यहाँ पे, धन आवेश यहाँ पे, ऋण आवेश यहाँ पे, धन आवेश यहाँ पे, तो ये अलग अलग ही है अलग अलग मॉलिक्यूल में। लेकिन आप देखिए अलग अलग जो वैद्युत क्षेत्र है, ये सारे वैद्युत क्षेत्र मिलकर एक नया वैद्युत क्षेत्र बना देंगे। तो आपको मानना पड़ेगा, ये सपोज करना पड़ेगा कि ये सारे ऋण आवेश, अगर ये कोई परावैद्युत है तो आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि ये सारे ऋण आवेश कहां पे है, यहां पे है, और सारे धन आवेश किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। इसके अंदर एक जो ये ई इंड्यूस लिखा गया, ई प्रेरण की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एक बच्चों ये जो मैं इंड्यूस वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, बार बार जब इंड्यूस कर रहा हूं इसका मतलब समझिए कि मैं आपको प्रेरित वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इंड्यूस मतलब क्या होता है, प्रेरित, मतलब इसके प्रेरण का इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ठीक है ना, ये ई इंड्यूस्ड। अब आप देखिए इसका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ई इंड्यूस का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब यहां से इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ई नॉट के बराबर नहीं होगा, ई नॉट से कुछ घट जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, घटा हुआ वैद्युत क्षेत्र या रिड्यूस्ड वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर कितना होगा, अब इसको समझेंगे। और जब रिड्यूस्ड वैद्युत क्षेत्र को हम समझ जाएंगे तो यहां पे आपको हम बताएंगे परावैद्युत नियतांक क्या होता है। तो अब परावैद्युत नियतांक का यूज होना है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होना है, तो आप इसको समझिएगा कि परावैद्युत नियतांक क्या है। तो चलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि परावैद्युत नियतांक क्या होता है। तो अब हम देखते हैं ये परावैद्युत नियतांक क्या होता है। बच्चों ये देखिए, ये आपका एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है, और जब इसके अंदर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, ये परावैद्युत पदार्थ है, ठीक है, और जब इसके अंदर कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है तो अभी आपने समझा है कि इधर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम प्रेरित वैद्युत बल कहते हैं, ई आई, ठीक है ना, और ये E0 है, क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब बच्चों आपसे ये पूछा जाए कि इसके अंदर टोटल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसके अंदर जो एक्सटर्नल जो वैद्युत क्षेत्र है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, वो कितना है, ई नॉट है इधर की तरफ, और इधर तरफ ई आई है। कभी भी ये ई नॉट, इसी की वजह से तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो कभी परावैद्युत के अंदर जो ये प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा इससे छोटा ही होगा। अगर इसके ये ई आई इसके बराबर हो जाएगा ना, तो ये परावैद्युत ना होकर क्या हो जाएगा, ये एक कंडक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चालक। चालक में क्या होता है कि ये जो विपरीत में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, वो इसके बराबर हो जाता है, इसलिए इसके अंदर ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। आपको बताया गया कल चालक का गुण, और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमेशा परावैद्युत में ये जो ई आई होगा वो ई नॉट से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ वैद्युत क्षेत्र है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिड्यूस्ड वैल्यू होता है, वो घटा हुआ मान होता है, जो यहाँ पे आपका परिणामी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है, वो कितना हो जाएगा, E0, जो बाहर वाला है, माइनस ई आई।
ई आई। मतलब इसके अंदर जो आपका रिड्यूस वैल्यू, मतलब कि इसका परिणामी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर, इस परावैद्युत के अंदर, वो ई किसके बराबर होगा, ई नॉट, मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र में से ये जो प्रेरित वैद्युत क्षेत्र है उसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा। अब क्या संबंध है इस चीज का इससे, तो अब यहीं से डेफिनेशन आता है बच्चों कि यहाँ पे जो ये परावैद्युत नियतांक के होता है, ये परावैद्युत नियतांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से करते हैं। तो इन दोनों का रेशियो, जो ये आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इस परावैद्युत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो इक्विवेलेंट जो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर आया, जो परिणामी इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र आया, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। तो ई नॉट बटे में ई जो होता है इसे हम परावैद्युत नियतांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। और के इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई हो जाता है। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र अपॉन जो इस परावैद्युत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये किसके बराबर आता है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अगर ये नॉट है ना तो ये एप्सिलॉन, इसकी वजह से जो वैद्युतशीलता है वो ऊपर हो जाएगी, मतलब इस परावैद्युत की वैद्युतशीलता ऊपर हो जाएगी और निर्वात की जो वैद्युतशीलता हो जाती है वो नीचे हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको ये बताया गया था के इक्वल इतना कैसे होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको ही हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता भी कहते हैं इस के को। और फर्स्ट चैप्टर में आपको जो कूलॉम्स लॉ हम पढ़ा रहे थे, कूलॉम्स लॉ जाके पढ़िए, कूलॉम के नियम में ये आपको बताई गई बात है कि ये के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। यहाँ पे एक न्यू टर्म आया था वैद्युत क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे ये आपको डेफिनेशन बताया गया। तो आप इस के को क्या लिख सकते हैं, ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है अपान में जो इस परावैद्युत के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो आप इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होना है आने वाले टॉपिक में, जब संधारित्र हम पढ़ेंगे तो इस फॉर्मूला, अभी तक जितना भी मैं पढ़ाया उन सारी चीजों में से ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर ई नॉट है, नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए न तो इसका कोई मात्रक होगा न ही इसका कोई भी आपका डायमेंशन होगा, कोई बीमा भी इसकी नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं कि परावैद्युत नियतांक क्या होता है, परावैद्युत नियतांक को आप समझ चुके। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवण बच्चों, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए ध्रुवण क्या होता है। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं ध्रुवण क्या होता है। बच्चों अभी देखा आपने कि कोई भी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर अगर हम किसी भी प्रकार के इस परावैद्युत को रखते हैं तो धन आवेश किधर की तरफ हो जाता है, जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उधर की तरफ, और ऋण आवेश किधर की तरफ हो जाता है, जिधर इसका टेल है उधर की तरफ, इसकी पूंछ जिधर की तरफ है उधर की तरफ हो जाता है। यानी कि पूरा मैटेरियल ही क्या हो जाता है, ध्रुवित, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है पूरा मटेरियल में ही। तो ये ध्रुवण क्या है आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी परावैद्युत को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश एक तरफ हो जाते हैं, मतलब कि वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह ध्रुवित हो जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं ये जो ध्रुवण या जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड किस पे करता है। बच्चों ये एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो कितना होता है, उस परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ई होता है, इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ई होता है। तो ये जो पोलराइजेशन होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके नहीं। अगर आप वैसे कह सकते हैं कि इसके भी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो आप अभी ई की वैल्यू जो निकली वो किसके बराबर निकली, ई नॉट माइनस ई आई के। ठीक है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली जब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम जनरली यही लिखते हैं कि ये जो पोलराइजेशन होता है इसके अंदर जो आपकी ये
परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसके समानुपाती होता है। ये जो P होता है वो समानुपाती होता है। जितना ही ज्यादा ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही ज्यादा इसका क्या होगा, ध्रुवण होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या P समानुपाती परिणामी वैद्युत क्षेत्र के। अगर इस यहां पर समानुपाती चिन्ह अगर हटाया जाए तो ये P बराबर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट काई ई होता है। ये आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता होती है, लेकिन ये काई क्या होती है, ये काई क्या होती है, ये ससेप्टिबिलिटी होती है, ये वैद्युत ससेप्टिबिलिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। बच्चों जो अब देखिए ये ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सा पदार्थ, कौन सा परावैद्युत पदार्थ ज्यादा ध्रुवित हो सकता है। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ध्रुवित होगा, और जिसकी ससेप्टिबिलिटी कम होगी वो कम ध्रुवित होगा। तो ये इंफॉर्मेशन देता है, ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है या वैद्युत जो प्रवृत्ति होता है, ये बताता है कि कौन सा परावैद्युत पदार्थ ज्यादा ध्रुवित होगा, कौन सा कम होगा। बच्चों अभी तक आपने जो देखा इस ध्रुवण का सैद्धांतिक परिभाषा देखा। अब हम मैथमेटिकल परिभाषा देखेंगे कि ध्रुवण का जो मैथमेटिकल जो परिभाषा है वो क्या होता है। तो जो ध्रुवण होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बटे में उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, मान लो बच्चों कि अगर कोई परावैद्युत पदार्थ लिया गया तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गए, और इसका कुछ ना कुछ V इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना। तो इसके अब सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आए, सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, तो इसकी वजह से ये क्या बना, एक वैद्युत द्विध्रुव बना, और इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस D बना। क्या बना, D बना। ठीक है, तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बटे में इसका वॉल्यूम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ये पोलराइजेशन, आप ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी P से रिप्रेजेंट किया गया था, पोलराइजेशन को भी P से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक आवेश Q जो इसके अंदर आवेश इंड्यूस्ड हुआ वो क्या होगा, वो इंड्यूस्ड आवेश, प्रेरित आवेश QI होगा। और मान लीजिए कि जो आवेश इसमें इंड्यूस हुआ है यहाँ पे -QI, यहाँ पे +QI, तो QI और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या होता है, कैसा भी, मान लीजिए कि आपको कल ही पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है कि ये सपोज कीजिए कि अगर ये कोई क्यूब हो या क्यूबाइड हो, कुछ भी हो, तो इसका जो नीचे वाले सरफेस का एरिया है, जो ये नीचे वाले सरफेस का जो क्षेत्रफल है, इंटू अगर इसका हाइट D है, तो A इंटू D को इसका क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन क्या हो जाएगा, नीचे आप जानते हैं मान लीजिए इसका लेंथ L है, ये B है, तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, L इंटू B इंटू H, यहाँ पे D है तो D लिख लीजिए। अब बताइए कि ये अगर कोई आयत है, नीचे वाला ये लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो आयत का जो आपका ये आयत ये क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल A इंटू इसकी जो ऊंचाई D है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे घन का हम आयतन कह सकते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, A इंटू D हो जाता है। इस D से ये D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां से जो पोलराइजेशन होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आवेश बटा क्षेत्रफल क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि इस पूरे पृष्ठ पे QI आवेश हो और उसका कुल क्षेत्रफल A हो, तो इसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको हम सिग्मा I से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ चार्ज I है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा I लिख देंगे। तो पोलराइजेशन को अगर ये भी कहा जाए कि जो उस पदार्थ का पृष्ठ आवेश घनत्व है उसके बराबर होता है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पोलराइजेशन होता है, मान लीजिए कि आवेश जो उत्पन्न हुए इसके सरफेस पे उसके पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर ही होता है उसका क्या, पोलराइजेशन। जितने ज्यादा मात्रा में चार्ज उत्पन्न होंगे उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजेशन होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि पोलर
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको हम क्या कर सके, चार्ज कर सके, मतलब कि जो आसानी से क्या हो जाए, जिस पे चार्ज उत्पन्न हो जाए। तो ज्यादा चार्ज आने का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलराइज हो जाएगा और उतना ही ज्यादा उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये P इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा आई। ये फॉर्मूला आप पॉज करके नोट कर। अब बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, के तथा काई में संबंध क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। बच्चों अगर कोई ये वैद्युत क्षेत्र E है, सपोज कीजिए कि कोई हमारा ये वैद्युत क्षेत्र E0 है, अगर इसमें कोई मटेरियल, अगर परावैद्युत कोई पदार्थ अगर इसमें रखा जाए तो इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो E हो रहा है। इसका रिड्यूस्ड वैल्यू मतलब इसका परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, E हो रहा है। और इन दोनों का जो रेशियो है के क्या होता है, वो E0 बटे में क्या होता है, E होता है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो किधर की तरफ हुआ है, आपने देखा अभी कि इसके अंदर जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा वो E0 इधर की तरफ होगा, और इसके अंदर एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो EI इधर की तरफ होगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये E मिलेगा हमको इधर की तरफ। ये बड़ा में समझ लीजिए कि अगर ये 10 न्यूटन के फोर्स से आप किसी चीज को इधर खींच रहे हैं, अगर कोई 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींच रहा है तो ये किधर की तरफ जाएगा, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर की तरफ जाएगा ना। तो ये E0 ज्यादा होता है EI से, तो जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर की तरफ होगा, जिधर की तरफ ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उधर की तरफ होगा। तो K इक्वल टू E0 अपॉन E होता है, आपने इसको पढ़ा है। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो ये E होता है वो किसके बराबर होता है, E0 माइनस EI के बराबर होता है। और आप वैद्युत क्षेत्र का एक परिभाषा भी पढ़े, मतलब एक अगर इसके अंदर किसी भी चीज में अगर कोई मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपको बताया गया है कि अगर कोई दो प्लेट हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिवली चार्ज हो, ये नेगेटिवली चार्ज है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में बताया गया था। तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका प्रूफ बताया गया था। अगर इसका यूज किया जाए तो इस E इक्वल टू क्या लिख सकता है, E0 माइनस में, अब ये EI है तो इसको हम सिग्मा आई, यहाँ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा आई अपान क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसको और ठीक से लिखा जाए तो ये E इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बच्चों, E0 माइनस में सिग्मा आई को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई को अभी आपने देखा, सिग्मा आई को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। P अपान में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आप अगर इस E को लिखना चाहें तो ये E0 माइनस P की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट काई E है, तो एप्सिलॉन नॉट ये काई और ये क्या हो जाएगा E, और बटे में कितना है, एप्सिलॉन नॉट है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से अगर आप लिखना चाहें तो ये E वाला टर्म एक तरफ और E0 वाला टर्म एक तरफ आप कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे तो ये E वाला टर्म इधर की तरफ लेकर आइए, इसको इधर की तरफ माइनस में, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये E प्लस ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये माइनस में आ रहा था इसको लिख लीजिए काई E, और ये प्लस में है तो ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो E कॉमन कर लीजिए, तो ये काई प्लस 1 और E आपने कॉमन कर लिया तो ये क्या इधर क्या बचेगा, E0 बचेगा। अगर यहां से देखें E को इधर लेकर जाइए, E को इधर लेकर जाइए तो ये क्या बचेगा, काई प्लस 1 इक्वल्स टू ये E0 अपॉन E बचेगा। अब देखिए जरा ध्यान से आप कि ये E0 अपॉन E को हम क्या लिख रहे हैं, K लिख रहे हैं, तो यहाँ पे K लिख लेंगे तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काई प्लस 1। तो ये दोनों में ये रिलेशन होता है, परावैद्युत नियतांक और काई में ये रिलेशन होता है। और इस परावैद्युत नियतांक को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, ER। तो ER इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपको कूलाम के नियम में इसको बताया गया था, ER कैसे इसके बराबर हो जाता है। तो ये काई प्लस क्या हो जाएगा 1, ये दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता और इस वैद्युत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, इस ससेप्टिबिलिटी इसको कहते हैं इंग्लिश में। आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आपने देखा इस वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताया गया, और इन सारे रिलेशन के बारे में आपको एक बात बता दूं, सबको मतलब कि ये टॉपिक बहुत जटिल लगता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो गया हो, लेकिन बिल्कुल डीपली एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताने की कोशिश की गई है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।